नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इमोशनल कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। आज वे फिर सामने थी, चेहरे पर वही चमक, वही धैर्य लिए वे मुस्कुराकर बातें कर रही थी। माथे पर बिल्कुल छोटी सी बिंदी, करीने से पहनी हल्के रंग की कॉटन की साड़ी में वे सादगी की प्रतिमूर्ति नज़र आ रही थी। वे शहर की जानी मानी शख्सियत हैं। बड़े बड़े प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता पर आलेख लिखती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं। न जाने कितने ही संबंधों को टूटने से बचाया है उन्होंने। वर्तमान में मनोविज्ञान विशेषज्ञता के तौर पर विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर रोली माथुर, यही छोटा सा नाम है उनका, लेकिन उनकी शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं। कुछ कार्यवश मुझे उनसे मिलना था। फ़ोन पर मैंने अपना परिचय दिया तो कुछ क्षणों बाद ही वे मुझे पहचान गई और अगले दिन दोपहर 1 बजे मिलने का समय दिया। मैं ठीक समय पर पहुंच गई। उन्हें काउंसलिंग में व्यस्त देख मैं चैम्बर के बाहर ही रखी कुर्सी पर बैठ गई। उनसे मेरा पहला परिचय तब हुआ था जब मैं महज 17-18 वर्ष की रही होंगी। एक करीबी रिश्तेदारी में विवाह था। दिसंबर की सर्दियों की अर्धरात्रि पश्चात फेरे चल रहे थे। मंडप के चारों ओर गद्दे रजाई की व्यवस्था थी। हम सभी रजाई ओढ़े फेरे देख रहे थे। तभी एक महिला रिश्तेदार भीतर से आई और मेरे साथ बैठी युवती से मुखातिब हुई तो उनकी धीमी फुसफुसाहट ने मेरा ध्यान सहज आकर्षित कर लिया। कैसी हो रोली? पूरा जनमासा छान आई। तुम यहाँ बैठी हो? ठीक ही हूँ भाभी जी, कट रही है। आइए बैठिए ना। उसने धीरे से खिसक कर जगह बनाते हुए कहा। तुमसे कब से अकेले में बात करने की सोच रही थी, पर इस शादी की भीड़ भाड़ में मौका ही नहीं मिला। जी कहिए, यहाँ तो लोग भी गिने चुने हैं, उनमें से भी कुछ फेरे देखने में मगन हैं तो कुछ ऊँघ रहे हैं। कहते हुए उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो मैंने झट से मुँह रजाई से ढक लिया। तुम्हारी शादी का क्या हुआ फिर? उन लोगों से कोई बात हुई? बहुत बुरा लगा सुनकर। रिश्तेदार महिला ने कुरेदना शुरू किया। क्या होना है भाभी जी, सब खत्म हो गया। तलाक मिल गया कुछ महीने पहले ही, और इतना दहेज जो दिया था तुम्हारे पापा ने वो वापस लिया। यहाँ ज़िंदगी खराब हो गई। आप दहेज की बात कर रही हैं। क्या करूँगी दहेज के सामान का? थाने में ही पड़ा है। तुम खुल कर तो बताओ। ऐसे तो ये भी ना दिखता था लड़का। युवती के मुंह से आह निकल आई। ऐब भी होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती भाभी जी, क्या बताऊं समझ नहीं आता। जब तक बताओगी नहीं लोग कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। सच्चाई तो पता चलनी ही चाहिए। यह खूब सुफर मेरे कानों तक भी स्पष्ट पहुंच रही थी। ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान सायास ही उन पर केंद्रित हो गया। युवती 23-24 साल की, गेहुए रंग वाली, लंबी आकर्षक देह दृष्टि की स्वामिनी थी। घनी केश राज को जोड़ों में कैद कर रखा था। सलीके से पहने गई सादी सी साड़ी में भी वह बेहद सुंदर लग रही थी। विवाह वाले घर में वह जब से आई थी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। उसके सलोने से चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों में काजल की बजाय गहन उदासी की स्याही थी। भाभी जी, आप तो जानती हैं कितनी धूमधाम से शादी हुई थी मेरी। लाखों खर्च कर दिए मेरे पापा ने। सरकारी नौकरी वाला दामाद पाकर घर में सब इतने खुश थे कि किसी ने भी गहराई से हकीकत करने की ज़रूरत नहीं समझी। वहाँ से भी चटमंगनी पट ब्याह का दबाव था। लड़के का कोई चक्कर नहीं, चक्कर वक्कर कुछ नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इधर शादी उधर तलाक की नौबत आ गई? छोड़िए ना भाभी जी, क्या करेंगी जानकर। जो होना था हो गया। तुम्हारी मम्मी मुझसे कह रही थी तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का बताने को। अब देखो लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, इसलिए सोचा तुमसे ही पूछ लूँ सच्चाई। क्या हुआ था बताना। कोई ज़रूरत नहीं कोई लड़का वड़का ढूंढने की। मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ। चलो ठीक है, पर कारण तो बताओ। तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी बहुत घटिया निकले तुम्हारी ससुराल वाले। दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। लाखों का दहेज देने के बाद भी रोज़ मारपीट तक। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे। तो तुम ही बता दो क्या वजह रही? पहले भी तो हर बात मुझे बताती थी ना। अब क्या मैं इतनी पराई हो गई? वह समझ गई कि इस प्रश्नोत्तरी से उसका पीछा तब तक नहीं छूटेगा जब तक वह सब कुछ बता नहीं देगी। लिहाजा नज़रें झुकाए उसने बोलना शुरू
शुरू किया और फिर बोलती चली गई, भाभी जी मेरी ससुराल वाले बुरे नहीं थे, बस एक गलती हो गई उनसे। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी मेरी। शादी के बाद पहली रात हर लड़की की तरह मैं भी अनगिनत सपने सजाए अमित का इंतज़ार कर रही थी, पर ये नहीं आए। सुबह लज्जावश और किसी से तो पूछ नहीं सकी, पर छोटी ननद से पूछा तो वह बोली, भैया तो ऊपर कमरे में सो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लगा मेहमानों की भीड़ की वजह से शर्मो-हया होगी, सब ठीक हो जाएगा। पर भाभी जी पूरे 7 दिन तक अमित मुझे नज़र ही नहीं आए। हाय, ऐसा क्यों? ऐसा भी क्या शर्म? ब्याह हुआ है आखिर, घर वालों को तो देखना चाहिए था। तुम्हारी सास मूर्ख है क्या? भाभी जी अब क्या बताऊं, कैसे बताऊं? मैं यही समझी कहीं बहुत बिजी हैं। मेहमानों के जाने के बाद मैं खुद उन्हें ढूंढते हुए उनके सामने जा खड़ी हो गई तो ये मुझसे नज़रें चुराने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मुझसे भाग रहे हैं। लगा कुछ ज़्यादा ही शर्मीले हैं। पर भाभी जी महीनों तक ये लुका छिपी चलती रही। वे भूल से भी कमरे में ना आते, बहाने बनाकर मुझे मायके भी जाने नहीं दिया। न खुद मायके के किसी सदस्य से मिलने को तैयार थे, न ही मेरे सामने आते थे। मैं इनसे बात करने का, इनकी इस बेरुखी की वजह जानने का मौका ढूंढती, पर यह तो गजब ही कर रहे थे। आखिर एक दिन मेरा सब्र चूक गया। एक शाम किचन में खाना बनाते वक्त जब मैंने अमित को ननद से पानी लाने को कहते सुना तो मैं खुद पानी लेकर उनके सामने पहुंच गई। मुझे देखा तो बोले, तुम क्यों आई? पानी रख दो और जाओ। भाभी जी उस समय मुझे जाने क्या हुआ, सारी लाज शर्म लिहाज उतार कर फेंक दिया और ढीठ होकर बोली, क्यों जाऊं? बीवी हूं आपकी, और आप क्या मुझसे छुपते फिरते हो? शादी क्या सिर्फ घर के काम और घर वालों की सेवा कराने के लिए की थी? इस तरह मुंह क्यों चुराते हैं? जवाब में एक सनसनाता थप्पड़ रसीद हुआ था गाल पर। उदास आंखों से गंगा जमुना छलकीं, जिन्हें बेसाख्ता उसने पल्लू से सफाई से ढलकने से पहले ही पोंछ लिया था। उस दिन थप्पड़ खाकर भी मैं चुप नहीं रह पाई थी। मैं उनके पैरों में पड़ी अपनी गलती पूछ रही थी। आखिर किस गलती की सज़ा दे रहे हैं वे, जो मैं शादी के बाद भी सिर्फ नाम की ब्याहता हूँ? अमित मुझे रोता छोड़ बाहर चले गए। अब तक घर वालों को भी पता चल चुका था कि हमारे बीच क्या हुआ। रात में मम्मी जी खाने के लिए मनुहार करने आई तो मैंने साफ कह दिया, जब तक अमित मुझसे इस व्यवहार की वजह नहीं बताते मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी, ऐसे ही प्राण त्याग दूँगी। अगले दिन मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली, ना ही कुछ खाया पिया। मेरे सास ससुर ने मनाने की बहुत कोशिश की, पर मैं अड़ गई थी। अगले दिन भी कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी जब अमित आए, और तब पहली बार उन्होंने मुझसे खुलकर बात की। और बात क्या की भाभी जी? वज्र प्रहार कर दिया उन्होंने मुझ पर। क्या क्या बोला वो? उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। मैंने प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो उन्होंने नज़रें झुका ली। वो तो शादी निभाने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि अपनी इस कमी का एहसास उन्हें उम्र की समझ आते ही हो गया था। उनके माँ पापा को जब पता चला तो तमाम डॉक्टरी जांचें हुई, पर डॉक्टर के नकारात्मक जवाब के बाद वे इस सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय झाड़ फूँक कराने जाने लगे। कुछ ढोंगी बाबाओं हकीमों ने सलाह दी कि शादी करा दो, सब ठीक हो जाएगा। यह बात सिर्फ अमित के माता पिता को ही पता थी। छोटी बहन और अन्य रिश्तेदार इस बात से सर्वथा अनजान थे। सरकारी नौकरी लगते ही अमित के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। अमित शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर उन पर रिश्तेदारों का, समाज का दबाव बढ़ता जा रहा था। लोग सवाल पूछते, जिसके जवाब में वे तरह तरह के बहाने बनाते थक चुके थे। इस दबाव के चलते वे आखिर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन शादी के बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वे मेरा सामना कर सकते या मुझे सच्चाई बता सकते, इसलिए मुझसे दूर भागते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब मुझसे सच छुपाना नामुमकिन है तो बहुत हिम्मत जुटाकर वे मेरे सामने आए। उन्होंने माफ़ी मांगी मुझसे अपने किए की, पर मैं भला क्या माफ़ करती। वे मुझसे बोले, जो कहो करने को तैयार हूँ, जो चाहो सज़ा दे दो। इस पर मैंने इतना ही कहा, मायके भेज दीजिए मुझे। और इस घटना के एक दिन बाद ही मैं मायके आ गई। मायके में भी कुछ दिन तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या बताऊँ सबको,
पर भला माँ और बड़ी बहन से कैसे छिपा पाती। मेरे चेहरे पर फैली उदासी उनसे छिपी ना रह सकी। बड़ी दीदी ने मेरा मन टटोला तो कई दिन की भरी मैं उनके सामने फूट फूट कर रो पड़ी। सब कुछ जानकर मेरे घर वालों पर तो जैसे गाज ही गिर पड़ी। माँ अपना सर पीट रही थी। पापा और भैया को पता चला तो उन्होंने बहुत सुनाया मेरे ससुराल वालों को। मेरे ससुर अपराधी की भांति सर झुकाए सब सुनते रहे, हाथ जोड़ते रहे, पर पापा का क्रोध चरम पर था। मेरे बहुत मना करने पर भी दहेज का झूठा केस करवा दिया। सास ससुर अमित तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाभी जी, मेरे साथ गलत तो हुआ था, पर अब जो हो रहा था वो और भी गलत था। अमित को ऊपर से नोटिस आ गया था। नौकरी पर बन आई थी। छोटी ननद की मंगनी टूट गई थी। आखिरकार कुछ समय बाद आपसी सहमति से तलाक हो गया, पर ऐसी शादी तो वैसे ही खारिज हो जाती। हाँ, पर मैं कोर्ट में यह कैसे कह पाती कि अमित शादी के लायक नहीं थे। नहीं हो पाता मुझसे। मैं तो अपनी शादी के मामले को कोर्ट में घसीटना कभी चाहती ही नहीं थी, लेकिन पापा को तो बदला लेने का जुनून सवार हो गया था। वे मेरी ससुराल वालों को कड़े से कड़ा सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए मेरे मायके वालों ने मेरी चलने नहीं दी। पहले अमित मुझसे नज़रें चुराते थे। उस दिन तलाक के फैसले के बाद मैं उनसे नज़रें चुरा रही थी। मेरी वजह से वे और उनका परिवार समाज में उपहास और उलाहने का पात्र बन गया था। अमित ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं संयत नहीं रह पाई। घोर आत्मग्लानि से मैं मर रही थी। उनका वो दयनीय चेहरा मैं भूल नहीं पाती। कुल जमा 2 साल के इस समय में पहले शादीशुदा के लेबल के बाद अब तलाकशुदा का ठप्पा भी लग चुका है। वह शून्य में निहार रही थी। गम न करो, उदास न हो, ईश्वर सब ठीक करेगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दोबारा खुशियाँ जरूर आएंगी। यह दिलासा सुनकर उसके चेहरे पर विद्रूप हंसी उभरी और लुप्त हो गई। क्या खुशियाँ आएंगी भाभी जी, मन ही मर गया है, अब कोई खुशी नहीं चाहिए। ऐसा ना कहो, वहाँ शादी का कोई मतलब भी तो नहीं था रोली। वहाँ रहकर तुम करती भी क्या? आगे जीवन बहुत लंबा है। शादी का मतलब अगर शारीरिक संबंध और वंश बढ़ाना ही है तो हाँ, फिर इस शादी का कोई मतलब नहीं था। पर भाभी जी, मैंने तो मन वचन कर्म से उन्हें अपना पति माना था। पूरी निष्ठा से 7 फेरे लिए थे। आप लोग ही तो पहले बचपन से सिखाते हो कि भारतीय नारी सिर्फ एक बार एक ही पुरुष को अपना पति स्वीकार करती है, और अब समझा रहे हो कि जीवन बहुत लंबा है, इसलिए किसी और का हाथ थाम लो। सालों से घुट्टी की तरह पिलाया भारतीय नारी वाला सबक चुटकियों में भूल जाओ। और दूसरे रिश्ते में भी कोई और दिक्कत हुई तो खुशियों की वहाँ गारंटी है भाभी जी। तो क्या सारी उम्र जोगन बनी रहोगी? जिस पल मैंने अमित को कोर्ट के बाहर एक हारे शख्स की तरह सर झुकाए हाथ जोड़ते देखा था ना, तभी सोच लिया था, किसी के होठों की मुस्कुराहट और जीवन का सुकून छीनने का जो अपराध मुझसे हुआ है, मुझे भी कोई हक नहीं मुस्कुराने का। गलती तो उन लोगों की थी जो इतना बड़ा धोखा तुम्हें दिया, फिर भी वही की वकालत कर रही हो। आश्चर्य है, वो तो गैर थे ना, पर मेरे अपनों ने किया। समाज परिवार का दबाव क्या होता है यह मैंने जान लिया। जब परिवार प्रश्न चिन्ह लगाता है कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो इस प्रश्न का जवाब अमित जैसे लोग कैसे दे? परिवार को जवाब दे तो समाज खड़ा हो जाता है। कितना मानसिक संताप यह समाज देता है, मैं आज समझ सकती हूँ। वे समाज से यह कह नहीं सकते थे कि वे शादी के काबिल ही नहीं हैं। यह समाज उन्हें चैन से जीने नहीं देता। उन्होंने समाज परिवार के दबाव में आकर शादी की, और मैंने अपने परिवार के दबाव में आकर कोर्ट में अपने मायके वालों के झूठ आरोपों पर हामी भरी। हद है, उन्हीं का पक्ष लिए जा रही हो। खैर, अभी तुम्हारा घाव ताज़ा है, कुछ समय लगेगा भरने में। कुछ घाव कभी नहीं भरते भाभी जी, मैं भरने देना चाहती भी नहीं, और अपने माँ पापा को तड़पता देखती रहोगी। तुम्हारी चिंता में वे घुले जा रहे हैं। मैं आत्मनिर्भर बन रही हूँ, नेट क्वालिफाई कर लिया है, नियुक्ति भी मिल जाएगी। और रही बात मेरी खुशियों की, तो मेरे इस दुख और स्थिति के जिम्मेवार भी वही हैं। पहले पड़ताल न की, तुरंत में विवाह कर दिया, फिर उन लोगों पर झूठा केस किया। भाभी जी, मैं नादान थी, मायके आकर दीदी को सब बता दिया, पर ये लोग तो समझदार थे ना। शादी की नींव सिर्फ शारीरिक संबंध ही होते हैं क्या? यदि उस समय थोड़ा धैर्य रखा होता तो मैं और अमित आज भी साथ होते। मैं अमित के खंडित दमित आत्मविश्वास को सहारा देती,
पति पत्नी की तरह दैहिक संबंध भले न हो पाता, पर एक दूसरे के सच्चे साथी तो हम बन ही सकते थे। भविष्य में किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेते तो उसका भी भविष्य संवरता, हमें भी एक उद्देश्य मिल जाता। तुम पागल हो क्या रोली? यह काल्पनिक बातें हैं। तुम्हारी शादी कोई फिल्म नहीं थी। दाम्पत्य जीवन में दैहिक संबंध भी जरूरी होते हैं, यह भी एक महती आवश्यकता है। देखो, शादी एक स्त्री और पुरुष के बीच की संबंधों से ही फलीभूत होती है, जबकि तुम्हारे केस में तो यह शादी थी ही नहीं। ऐसे विवाह नहीं चलते। तभी पंडित जी की आवाज़ से उनकी तंद्रा भंग हुई। वे वर वधू से कह रहे थे, फेरे संपन्न हुए। आप दोनों अपने कुल देवता, कुटुंब, अपने समाज के सम्मुख वन वचन कर्म से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर चुके हो। यह अटूट बंधन में अब जन्मों जन्मों के लिए बंध चुके हैं। यह मात्र देह नहीं, आत्मा का संबंध है। जाइए, अपने स्वजनों का आशीर्वाद लीजिए। वह गीली आंखें लिए मुस्कुराई, फिर मुड़कर बोली, भाभी जी, मैं हो जाऊंगी तैयार दोबारा सो कॉल्ड खुशियों के स्वागत के लिए। बस आप लोग एक काम और कर दीजिए। हाँ बोलो, मेरी आत्मा को भी तलाक उनसे करवा दीजिए। कहकर वह उठ खड़ी हुई और वहाँ से चलती बनी। और आज पूरे 20 वर्ष बाद वे फिर सामने थी। एक तलाक के केस की काउंसलिंग में बिजी वे एक कन्या और उसके परिजनों को समझाइश दे रही थी। उनके केबिन से आती आवाज़ों पर मेरा ध्यान केंद्रित हो गया था। वे बहुत ही संयत आवाज़ में केबिन में बैठे परिवार को समझाइश दे रही थी। जरा सी बात को तूल देना ठीक नहीं। अपनी लड़की से पूछो, आपने वह तलाक चाहती भी है या नहीं? फिर लड़की से मुखातिब होकर बोली, तुम बिना किसी के दबाव में आए स्पष्ट बताओ, तुम तलाक चाहती हो? कुछ पलों की चुप्पी के बाद लड़की ने ना में सर हिलाया। संबंधों का तलाक करवा दोगे, आत्मा से तलाक कैसे करवा पाओगे? अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए बेटी को ढाल मत बनाओ। वह तलाक नहीं चाहती, उसके फैसले का स्वागत करो। लंबी समझाइश के पश्चात परिजन भी शायद संतुष्ट हो गए थे। लड़की अपने पति और परिजनों के साथ चली गई। वे चेयर पर सर पीछे टिकाकर निढाल सी बैठ गई थी। तो फिर रुकवा दिया एक तलाक। मैं मुस्कुराकर केबिन के भीतर प्रवेश करती हुई बोली, बधाई हो। वे मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। उनकी असिस्टेंट ने मेरा कार्ड उन तक पहुंचा दिया था। चूँकि एक दिन पहले उनसे बात हो चुकी थी, लिहाजा मुझे पहचानने में उन्हें देर न लगी। तुमसे तो अभय की शादी में मुलाकात हुई थी ना? तब तो बच्ची सी थी तुम। आओ बैठो, बताओ क्या सहायता चाहिए मेरी? पहले तो आप यह बताइए कि आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप आज भी वैसी ही हैं जैसी तब थी, बस फ़र्क एक आया है, आज आप पहले से कहीं ज़्यादा सशक्त हैं। न जाने कितने घर उजड़ने से बचा रही हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और सर कुर्सी पर पीछे टिका दिया। फिर दोनों हथेलियों से अपनी आंखें हल्का दबाते हुए बोली, तलाक की कगार पर खड़ी हर लड़की में मुझे मेरा अक्ष नज़र आने लगता है। 90% तलाक अहम के आपसी टकराव और नासमझी का परिणाम होते हैं। इन्हें रोका जा सकता है, वही मैं करने की कोशिश करती हूँ। तलाक कोई हल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक समस्या का आगाज है। तलाक के बाद बहुत कम केस में लड़का और लड़की खुश रह पाते हैं, और यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कह सकती हूँ। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? मेरी बात पर उन्होंने आंखें खोली। हाँ पूछो। आपने दोबारा शादी की नहीं सोची? मन ही नहीं हुआ। अमित को कभी भूल ही नहीं पाई मैं। तो आप तलाक के बाद भी तो आप वापस ससुराल जा सकती थी। कागजों पर आपका तलाक भले ही हो चुका था, पर आप तो मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। न जाने वो कैसे रिएक्ट करती। यह सोचकर क्या वापस जाती, किसके पास जाती? जिस शादी में तुमसे मुलाकात हुई थी, वहाँ से लौटने के 2 दिन बाद ही यह खबर मिली कि अमित ने ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड। उनकी आंखों की कोरें भीग गई थी। कितना सहा होगा उन्होंने। कोई यूं ही सुसाइड नहीं करता। जब ज़िंदगी जिल्लत बन जाए तो उसका बोझ उठाना बूते से बाहर हो जाता है। तब इंसान को जीवन दुष्कार और मृत्यु सरल लगने लगती है। अमित भी हार गए थे। उस दिन के घर से निकले तो फिर वापस नहीं आए। सुबह उनका शरीर रेलवे ट्रैक पर था, टुकड़ों में बटा हुआ। उस परिवार पर तो जैसे ग्रहण लग गया। सब तहस नहस हो चुका था। कहाँ जाती मैं, किस मुँह से जाती? उन लोगों का सामना करने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। लंबी चुप्पी के बाद वे फिर बोली, बस इसलिए मेरी कोशिश होती है कि तलाक की वजह से किसी और लड़के का हश्र अमित जैसा ना हो, कोई और लड़की रोली ना बने। जहाँ तक संभव हो वे
एक दूसरे के पूरक बने, विरोधी नहीं, कहकर उन्होंने फिर आंखें हल्के से मूंद ली। वे सभी परिवार जिनमें अपने तलाक होने से रोका है, कभी न कभी तो आपको दुआएं ज़रूर देते होंगे। पर अब क्या सोच रही हैं आप? एक लंबी निश्वास छोड़ते हुए वे धीरे से बोली, यही कि काश 22 साल पहले कोई रोली माथुर मुझे भी मिल गई होती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।